हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रांस की क्रांति और आज हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। तो पहले मैं थोड़ा ये बता देती हूँ कि फ्रांस की क्रांति में हमने पढ़ा था 1791 का संविधान, या जिसे नया संविधान भी कहा गया था। तो हम वही बात करेंगे यहाँ पर कि फ्रांस के 1791 के संविधान की विशेषताएं, कि उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और उसी के अनुसार फ्रांस में शासन का संचालन हो रहा था। एक व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। राजा सरकारी धन को मनमाने ढंग से खर्च नहीं कर सकता था। वह व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना युद्ध और शांति की घोषणा नहीं कर सकता था। न्यायाधीशों की नियुक्ति निर्वाचन के आधार पर की जाने लगी। इन सब प्रावधानों के साथ ही फ्रांस में 1791 में एक नया संविधान लागू किया गया और इसके पश्चात नेशनल कन्वेंशन के द्वारा जो जो कार्य किए गए उनकी बात करें तो 21 सितंबर 1792 में फ्रांस में गणराज्य की स्थापना की गई। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस में सम्राट लुई 16वें को सूली पर चढ़ा दिया गया और 16 अक्टूबर 1793 को लुई 16वें की रानी अंतुआनेत को भी फांसी दे दी गई। 1793 में एक नए संविधान का निर्माण किया गया तथा आंतरिक और बाह्य शत्रुओं के दमन के लिए आतंक के राज्य का स्थापना की गई और इसी आतंक के राज्य को अंत करके 10 नवंबर 1799 में फ्रांस की सत्ता पर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अधिकार कर दिया गया और इसी घटना को इतिहास में कुप्टी डेट कहा जाता है। और इस प्रकार 1799 में उसने प्रथम कौंसल के रूप में कार्य करना शुरू किया। तो हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के प्रारंभिक जीवन के साथ उसके प्रथम कौंसल के रूप में किए गए कार्य। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ और कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। इनके पिता कार्लो बोनापार्ट थे जो कि एक वकील थे और माता लेटिजिया रमोलिनो थी जो कि एक बहुत ही परिश्रमी महिला थी। बोनापार्ट का प्रारंभिक जीवन पेरिस के सैनिक विद्यालयों में बीता था। वहीं से उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1785 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस के तोपखाने में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया और 1794 में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। 1799 में आते आते नेपोलियन ने फ्रांस में स्थापित डायरेक्टर के शासन का अंत करके फ्रांस की सत्ता पर अधिकार किया और 1799 से लेकर 1804 तक उसने फ्रांस में प्रथम कौंसल के रूप में कार्य किया। तो वहाँ पर प्रथम कौंसल के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्यों की हम बात करें तो सबसे पहले उसने एक संविधान का निर्माण किया और उसे फ्रांस में लागू किया। शासन की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में केंद्रित रखी। कार्यपालिका शक्ति 3 कौंसलों को सौंपी गई जिनका निर्वाचन 10 वर्षों के लिए सीनेट के द्वारा होता था। विधि निर्माण के लिए राज्य परिषद, सीनेट, ट्रिब्यूनेट तथा व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था की गई। इसके बाद व्यवस्था की स्थापना के लिए नेपोलियन ने देश में फैली हुई अशांति एवं अराजकता को समाप्त किया। उसने समानता पर विशेष बल दिया, उसने विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और सरकारी पदों के द्वार योग्यता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए खोल दिए। उसने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने केंद्रीय तथा स्थानीय शासन पर अपना दृढ़ नियंत्रण स्थापित किया। उसने प्रांतों, जिलों तथा कम्यूनों के समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिए। उसने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उसके बाद बात करें हम, उसने महत्वपूर्ण जो कार्य किया था पोप के साथ समझौता, जिसे कॉनकॉर्ड समझौता कहा जाता है, जो 15 जुलाई 1801 ईस्वी को पोप के साथ संपन्न हुआ और जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। सबसे पहले उसने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। पादरियों को राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की। पादरियों की नियुक्ति पोप के द्वारा होगी परंतु उनके नाम मनोनीत करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया। पोप ने क्रांति काल में चर्च की जब्त भूमि से अपना अधिकार त्याग दिया। इसके अतिरिक्त सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। पादरियों को संविधान के प्रति स्वामी भक्त होने की शपथ दिलाई
और इस प्रकार पोप के साथ यह समझौता संपन्न किया, क्योंकि नेपोलियन चाहता था कि जो कैथोलिक धर्म है उसका प्रभाव उसके राज्य में बना रहे। इसके अतिरिक्त नेपोलियन ने एक विधि संहिता बनाई जो कानूनों की एक संहिता थी और जिसे नेपोलियन के द्वारा तैयार किया गया था। और इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। विधि संहिता में 5 प्रकार के कानूनों का संग्रह था। पहला नागरिक नियम, संपत्ति संबंधी नियम, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम पद्धति और व्यापारिक नियम पद्धति। और जो दूसरा प्रावधान था उसमें परिवार में पिता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। सिविल मैरिज तथा तलाक को मान्यता दी गई, परंतु तलाक प्रथा को बहुत कठिन बना दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। भूमि पर स्वामी के अधिकार को मजबूत बना दिया गया। विधि संहिता में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को काफ़ी संरक्षण दिया गया। इसके अलावा नेपोलियन ने लोगों को राष्ट्रीय सेवा हेतु प्रेरित करने के लिए सार्वजनिक सत्कार वितरण योजना प्रारंभ की, सम्मान सूचक उपाधियां देना प्रारंभ किया और इसके लिए उसने एक संस्था की स्थापना की जिसे लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता था। यह उपाधि सैनिक तथा नागरिक दोनों अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। इस उपाधियों के से प्रेरित होकर लोगों ने राष्ट्रीय सेवा हेतु कई कार्य किए और कई उपलब्धियां भी प्राप्त की। नेपोलियन के अन्य सुधारों की अगर बात करें तो नेपोलियन ने शिक्षा को चर्च के प्रभाव से मुक्त किया तथा प्रत्येक नगर में प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए। उसने व्यावसायिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था की। 1800 ईस्वी में उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। 1802 ईस्वी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। उद्योगों तथा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति की स्थापना की। देश में दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल के पैमाने प्रचलित किए। यातायात एवं सिंचाई के साधनों का उचित विकास किया और इस प्रकार नेपोलियन ने आर्थिक क्षेत्र में कई कार्य किए। लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करें तो नेपोलियन ने अनेक सड़कों, पुलों, बांधों, नहरों तथा इमारतों का निर्माण करवाया। उसने बेरोजगारों को रोजगार देने की व्यवस्था की। नेपोलियन ने साहित्य तथा कला को भी प्रोत्साहन दिया और उसने अनेक लोकहित के कार्य किए। तो ये बात की हमने नेपोलियन के द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्य या प्रथम कौंसल के रूप में उसके किए गए कार्य। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेपोलियन की उपलब्धियों के बारे में और उसके विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति के दौरान उसने ऑस्ट्रिया प्रसा के साथ युद्ध किए और उसका जो अंतिम युद्ध रहा था वाटरलू का युद्ध, और उस युद्ध के पश्चात उसे निष्कासित कर दिया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई निष्कासन के पश्चात ही। तो ये सब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।